जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास के बारे में। एक समय था कि जब भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहने का मतलब है कि भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि इतनी थी कि भारत में कह सकते हो ना कि सोने का भरमार था, तभी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके कई एक उदाहरण आप देख सकते हो। आज भी अगर आप प्राचीन मंदिर हो या जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ आप देखोगे तो कई तो स्वर्ण मंदिर हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल के बारे में आपको मालूम ही है, अमृतसर में जो है, या फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल, वह भी जो है सोने की पट्टी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसे कई एक मंदिरों में, ये तो मतलब अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, सोने के खजाने रखे जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि आतताई और आतंकियों ने, अफ़गानी और इस्लामिक आक्रांताओं ने जो है सोमनाथ मंदिर को 11 बार जो है लूटा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितने सोने हैं। और एक कॉमन चीज़ है, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के गरीब से गरीब लोग भी, चाहे कितना ही पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्यों ना हो, हर एक स्त्री, हर एक महिलाओं को जो है कुछ ना कुछ सोने के गहने उनके पिता के द्वारा, उनके भाई के द्वारा या उनके मायके के द्वारा जो है उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। और अगर जितना अभी आरबीआई के पास सोना नहीं हुआ ना, उतना पूरे के पूरे भारत की महिलाओं के पास अगर एकत्रित कर दे तो उससे अधिक सोना की ज्वेलरी निकलेगा। तो एक बार जब वैश्विक अर्थ कह सकते हो कि अर्थ जगत में मंदी का दौर चला था, तो भारत पर उसका प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन अन्य जितने भी डेवलप्ड और वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो भारत पर आर्थिक का उसका उस मंदी और उस दौर का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा था। क्योंकि भारत के हर घर में जो है एक सोना जो है, थोड़ा ही मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन सबके घर में होता है। और जब कोई ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जब ऐसी कोई संकट की स्थिति आती है, तो लोग जो है ना गहने वगैरह को गिरवी रख के, कोई सुनार के यहाँ रख के जो है उससे पैसा ले लेते हैं। तो एक प्रकार से वो चलता फिरता बैंक का काम करता है। तो इसलिए जो है, और जब पैसा आता है तो दोबारा जो है पैसा सुनार को दे के या जहाँ भी गिरवी रखते हैं अपने सोने को छुड़ा लेते हैं। तो ये जो है कुछ मैंने डे टू डे लाइफ में और आम जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एक फ्रेंच के ट्रैवलर हुए हैं, मतलब जो यात्रा वगैरह करते हैं ना, इतिहास में जो पहले यात्री होते थे ना, अभी आप लोग जो है इस मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में होता है ना कि कोई भी काम करते हैं तो आप अपना स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, कि देखिए, मतलब आपका अगर मूड भी ख़राब रहे तो आप सैड, मतलब आप खुश हैं तो हैप्पी, तो सारे के सारे आप स्टेटस जो है फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर आप अपलोड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, पब्लिकली आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पहले के लोग जो एक दूसरे देशों में भ्रमण हेतु जाते थे, वो अपने साथ डायरी रखते थे, और वो डायरी कह सकते हो या लेखन करते थे कि आज हम यहाँ गए, इस देश में भ्रमण किया, यहाँ के लोग ऐसे थे, यहाँ का राजा ऐसा था, यहाँ का शासक ऐसा था। तो एक देश से दूसरे देश घूमने वाले भी उस वक्त लोग थे, एक राज्य से दूसरे राज्य भ्रमण करने वाले ऐसे लोग थे, लोग तीर्थ यात्रा वगैरह पे भ्रमण पर निकलते थे। तो ठीक उसी प्रकार एक फ्रेंच का, मतलब फ्रांस का एक नागरिक जब भारत आया था, तो उन्होंने भारत को किस प्रकार से, भारत में कितना सोना है और भारत की संपन्नता और समृद्धि की किस प्रकार से व्याख्या की, वह आइए पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों से। तो फ्रेंच ट्रैवलर वर्नियर ने कहा कि इंडिया ऑफ दोज डेज, मतलब उन दिनों की बात है, इंडिया ऑफ दोज डेज was such a deep sink in which gold and silver from all over the world came and get accumulated, but from which there was no outlet। यह वर्नियर फ्रेंच के एक कह सकते हो कि यात्री थे जो भारत आए थे, और भारत के बारे में वो अपने
इतिहास की पुस्तकों में या फिर अपने यात्रा वृतांत में वो भारत की वर्णन करते हैं कि भारत उन दिनों का भारत है जो कह सकते हैं कि सोने से डूबा हुआ था। देखो, भारत जो है एक समृद्धशाली देश रहा है और अतीत से ही जो है भारत के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी इतनी धन संपदा और वैभव से परिपूर्ण था कि कभी भी हम दूसरे देशों पे की ओर झांके नहीं, बस हम अपने में खुश थे। और हमारी यह हम भारतीय दर्शन भी है, कह सकते हो ना कि संतोषम परम सुखम, कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। तो ये भारत का दर्शन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में इतनी संपन्नता भी थी कि हमें कभी भी दूसरे देशों पे आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दूसरे देशों को लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इतनी जो है खाद्यान्न वगैरह हर चीज़ से हम परिपूर्ण थे। और सबसे बड़ी बात है कि सोना जो है दूसरे देशों से कैसे आता था, इसकी एक कहानी बताता हूँ कि भारत में जो भी गुड्स वगैरह बनाए जाते थे, मैन्युफैक्चर जो किया जाता था, चाहे सिल्क की साड़ी या बनारस वगैरह की जो साड़ी थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। फिर गरम मसाले वगैरह जो साउथ इंडिया से जो काला मिर्च वगैरह और जितने भी गरम मसाले वगैरह हैं वो सब ठंडे देशों में, मतलब जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन नेशन हैं वहाँ ठंडा प्रदेश है, तो भारत के गरम मसाले वहाँ बिकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत से जितने भी कल कारखाने उद्योग धंधे थे, हथकरघा या बुनकर, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बुनकर के द्वारा सिल्क की साड़ी वगैरह बनाई जाती थी, वो जो है कह सकते हैं विदेशों में जो है उसकी बहुत मांग थी, कह सकते हो कि मसाले वगैरह की जो है बहुत डिमांड थी। तो यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ जाते थे और जो है वहाँ स्वाभाविक सी बात है, जब हम कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में वो भी कुछ देंगे। तो वो हमें सोना देते थे और चांदी देते थे, हीरे जवाहरात देते थे, तो वो सोने चांदी को हम फिर अपने देश ले आते थे। तो कहने का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट अधिक करते थे, ठीक है, मतलब हम निर्यात बहुत अधिक करते थे और उससे जो सोना चांदी आता था वो हमारा मुनाफा होता था, और इंपोर्ट कम करते थे। देखो, अगर आप आयात कम करोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका खर्च कम होगा, निर्यात अधिक करोगे, कोई चीज़ को बेचोगे तो आपका जो है प्रॉफिट अधिक होगा। तो भारत में इतनी संपन्नता थी कि कभी भी कोई भी खाद्य पदार्थ वगैरह या भी जो भी चीज़ें थी वो भारत में ऑलरेडी उपलब्ध थी, तो हम जो है आयात कम करते थे, निर्यात अधिक करते थे, ठीक है, क्योंकि इंडियन फिनिश्ड गुड की एक अपनी एक कह सकते हो कि पहचान थी, आइडेंटिटी थी, ठीक है, और क्वालिटी वाले गुड्स हम तैयार करते थे, तो इसलिए वह विदेशों में बेचा जाता था, ठीक है, और तो और जो है हम उससे अधिक जो है प्रॉफिट कमाते थे। सोना चांदी से हमारा देश परिपूर्ण था। तो ये सोने की चिड़िया हम क्यों कहलाते थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। ऐसे कई एक उदाहरण जो है आपको इतिहास के पन्नों में भरे पड़े मिलेंगे। और जो अभी हमने वर्नियर का एक उदाहरण दिया कि फ्रेंच के यह ट्रैवलर ने किस प्रकार से भारत की समृद्धि और संपन्नता की जो है चर्चा की, कि भारत किस प्रकार से कितना समृद्धशाली था, कि जहां हर तरफ से एक्सपोर्ट के माध्यम से भारत के अंदर सोना चांदी जो कह सकते हो कि आता था, लेकिन कोई आउटलेट नहीं था। भारत से सोना चांदी, भारत में सोना चांदी आता था, लेकिन भारत का सोना चांदी भारत से कहीं दूसरा जो है नहीं जाता था, क्योंकि हम कोई चीज़ अधिक इंपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, हम आयात नहीं करते थे, सिर्फ निर्यात करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि आप इतिहास को पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भारत की जो है ऐसा ही महिमा का बखान नहीं किया जाता था कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। खैर, कई हजार सालों की गुलामी के उपरांत जो है भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और अंग्रेज़ों, मुग़लों और इस्लामिक आक्रांताओं ने कई बार भारत को लूटा और इस कारण जो है हमारी आर्थिक स्थिति बीच में चरमराई। लेकिन अभी वर्तमान भारत की अगर बात करूं तो हम जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। अगर हम अभी वर्तमान भारत की बात करूं तो इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और इन फ्यूचर इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो भविष्य में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, और आने वाले समय में जैसा मोदी जी का जैसे अभी टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक कह सकते हो कि टारगेट लेके चल रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो आने वाले समय में हम द्वितीय पायदान पे भी हो सकते हैं, पहले पायदान पे भी हो सकते हैं।
तो अगर जो है इसी प्रकार से जो है भारत प्रगति करता रहा, उन्नति करता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और पुनः सोने की चिड़िया वाला देश कहलाएगा। जय हिंद।